नमस्कार। स्वागत स्वागत है आपका आपकी इस मीडिया पे। मैं मोहम्मद नासिर। हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा में आज के हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड मेंबर के या वक्फ बोर्ड के सदस्य महाराष्ट्र से खालिद बाबू कुरैशी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबीएस मीडिया पे और हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा में। थैंक यू सर। लगभग एक महीने बाकी है आम चुनाव की वोटिंग के लिए मुंबई में। सर सबसे पहली चीज़ तो भारत की जो राजनीति है, भारत की सियासत है, जो भारत के रहवासी है, आम जनता है, वो कहती है भारत की राजनीति कीचड़ है, दलदल है, इसमें कदम नहीं रखना चाहिए। सर आप बीइंग एन एडवोकेट, आपको क्यों फील हुआ कि मुझे राजनीति में कदम रखना चाहिए और जो दलदल है, कीचड़ है, इसका सफाया करना चाहिए? देखिए, क्योंकि हमारी जनता और हम भी पहले यही कहते थे कि राजनीति एक दलदल है, एक कीचड़ है और हम इससे दूर रहते हैं। इसकी वजह से हमारे सब प्रॉब्लम्स आए हैं। हमारा देश इतनी उन्नति नहीं कर पाया इतने सालों में और हम लोग जितने पीछे हैं उतने हम पीछे रह गए। तो जो ये नई पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, ये राजनीति में आना चाहती है, ये राजनीति में आई है और हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि अपनी सोसाइटी संभालें, अपना देश संभालें, अपने लोगों को संभालें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। सर महाराष्ट्र का जो वक्फ बोर्ड है उसके आप सदस्य भी हो। सर एमआईएम के लास्ट ईयर एमआईएम के जो एमएलए इम्तियाज जलील जी, उन्होंने औरंगाबाद में कहा था कि जो वक्फ बोर्ड का लैंड है काफ़ी इसमें इरेगुलरिटीज़ है, काफ़ी सारा अव्यवस्था में देखने को प्राप्त हो रहा है लैंड को रिगार्डिंग में, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने कहा होगा, मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले तो महाराष्ट्र में तकरीबन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ 1 लाख एकड़ के करीब है और ये इतने सालों से, यानी इंडिपेंडेंस के बाद से जो कांग्रेस का रूल रहा है, कांग्रेस का जो हुकूमत रही है हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में, तो कभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी ये लैंड को संभालने की कोशिश नहीं की, कभी ये लैंड का बराबर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह से ये लैंड पे बहुत एनक्रोचमेंट्स हो गए हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जैसे तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और एनसीपी के जो पॉलिटिशियन, क्योंकि ज़्यादातर हुकूमत आज तक उन्होंने की है, बड़े बड़े पैचेस पे उन्होंने कब्जा करके रखा है, अपने घर बना के रखे हैं, अपने फार्म हाउसेस बना के रखे हैं, अपने मूवी थिएटर्स, पेट्रोल पंप्स और बड़ी बड़ी उन्होंने स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं। और हमारी गवर्नमेंट, यानी जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और मैं 1.5 साल से मेंबर हूँ, तो हम ये मिलकर हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं ये सब हटाए जाएँ और इस पर हमारी कोशिश जारी है। सर वक्फ बोर्ड का जो लैंड होता है ये मुस्लिम कम्युनिटी के एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। जैसे आपने कहा, जिक्र किया कि काफ़ी सारे लैंड एनक्रोचमेंट सामने आया है, तो मुस्लिम कौम के काफ़ी सारे लीडर्स कहते हैं कि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, जो लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड लैंड जो है ये नॉर्मल लैंड नहीं है, ये एक होली प्लेस है, पवित्र जगह है और इसको पवित्र तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं और आप इस पर क्या काम कर रहे हैं कि जो लैंड है, होली लैंड है, एक पाक जगह ही है, तो जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम हो? देखिए, ये जो मैं आपको बताऊं, ये एक बैर एक्ट है और इसे कहते हैं द वक्फ एक्ट 1995। ये जो एक्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट ने पास की है और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है थ्रू आउट इंडिया, ये एक्ट के थ्रू गवर्न होगी। ये एक्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ की प्रॉपर्टी ना कभी खरीदी जा सकती है, ना कभी बेची जा सकती है। अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी को खरीदते हो, बेचते हो, तो इसमें सेक्शन दिया गया है 52A, जिसमें कि पुलिस में FIR हो सकता है अगेंस्ट द ट्रस्टीज एंड अगेंस्ट द परचेसर और उनको 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है केस चलने के बाद। इसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि वक्फ लैंड की लिस्ट कैसे बनाई जाए, कहाँ कहाँ पर लिस्ट है, उनकी लिस्ट कैसे बनाई जाए, गैजेट कैसे किया जाए, और जो एक वक्फ होता है वो ट्रस्टीज़ वक्फ को कैसे चलाना चाहिए, कैसे वो ट्रस्टीज़ अकाउंट्स वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, और अगर वो उस स्ट्रक्चर को या उस प्लॉट ऑफ लैंड को अगर डेवलप करना चाहें उस चीज़ के लिए जिसके लिए वो वक्फ किया गया है, तो उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, सब कुछ ये एक्ट में है। बहुत अच्छी एक्ट है और हम ये एक्ट को लागू कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी अनलॉफुल कब्जे हैं लोगों के पास वक्फ बोर्ड के लैंड के, तो ये एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है वो कब्जे हटाने के लिए और हम वो सब कोशिशें कर रहे हैं। जी सर, एडवोकेट खालिद जी, आपका क्या इस पर रोल रहता है
आप सदस्य भी है, तो आपका क्या एक्टिविटीज़ होता है वक्फ बोर्ड को लेकर? आप दैनिक ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं वक्फ बोर्ड के लिए, और क्या क्या रोल आप निभाते हो वक्फ बोर्ड के लिए? देखिए, मुझे अपॉइंटमेंट हुए करीबन वक्फ बोर्ड में अभी 1.5 साल होने आया है, और मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, सीएम साहब ने अपॉइंट किया है, और मुझे मेरी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से, और मुझे हमारे जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे जो वक्फ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के विनोद तावड़े जी, और हमारे जो बॉम्बे के बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, जो हमारे एमएलए भी है बांद्रा से, उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मुझे वक्फ एक्ट को फॉलो करना है और मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। उसके लिए मैंने करीबन ये 1.5 साल में जो रजिस्ट्रेशन होते थे मदरसों के और मस्जिद के, जो लोग करते नहीं थे क्योंकि इतनी तकलीफ़ें देते थे ये वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स थे, तो मैंने इसको एक ड्राइव चलाया है, और अभी आपके सामने जो मैं आज बैठा हूँ, तो मैंने अभी तक 1600 से ज़्यादा मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान ये मैंने वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करा दिए हैं। चेंज रिपोर्ट जिसको बोलते हैं कि जो पुराने ट्रस्टीज़ रिटायर होते हैं या उनके बदले नए ट्रस्टीज़ आने चाहिए, तो ये हज़ारों की संख्या में वो रिपोर्ट, चेंज रिपोर्ट बाकी थी, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लियर कराई हैं। और स्कीम्स जो होती हैं, ये आर्टिकल मेमोरेंडम, वो आर्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो वक्फ में ज़रूरी हैं, जो ये ट्रस्टों की ज़रूरी रहती हैं उनकी नॉर्मल वर्किंग के लिए, तो इसमें मैंने काफ़ी स्कीम्स का चेंज कराया है। कितनी जगह सेक्शन की कार्रवाई है जो कि इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो वो हमने कंप्लेंट्स हियर करके उनमें फैसले दिए हैं, और हमने बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टियों को फ़ायदा हुआ। सर, बात करें कि तब से बीजेपी सत्ता में आई है, एक बड़ा कदम बीजेपी ने लिया था, वो था वीफ बैंक का। सर, अभी कुरैशी कम्युनिटी के बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर हो आप। सर, जो कुरैशी लीडर्स हैं एनसीपी में, कांग्रेस में या फिर तमाम अलग अलग पार्टी में, उनका भी ये सवाल आपसे है कि जो बीफ बैन हुआ है और देवनार का इशू है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, बीफ बैन जो है एक नेशनल इशू है, और जो देवनार है वो एक स्लॉटर हाउस है सिर्फ बॉम्बे के लिए, तो सिर्फ एक वो बॉम्बे का इशू है। तो सबसे पहले मैं बीफ बैन के बारे में आपसे कहूँगा कि लॉ पास हो चुका है बीफ बैन का, और जितने भी बीफ में कारोबार जो भी लोग करते थे, ज़्यादा करके कुरैशीज़ हैं और अंसारी हैं, उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में बुल्स जो कटते थे, यानी बैल जिसे कहते हैं, बैल कटना बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, और आज सिर्फ बफलोस कट रही हैं, यानी भैंसें बोलते हैं, वो कट रही हैं, और वो दुकानों में बिक रही हैं, प्लस वो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं देखा जाए कि बीफ बैन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इससे एक आस्था की बात थी नॉन मुस्लिम्स की, और ये लॉ आया है और प्रॉपर पार्लियामेंट में पास हुआ है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और हम अपने चेंजिंग हैबिट चेंज करते हुए, जब हम बीफ खाते थे, आज मुसलमान भैंस का गोश्त यानी बफलो मीट खा रहा है, और बफलो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। जी सर, मुंबई का जो सियासत है इसमें बड़ा मुख्य भूमिका अदा करते हो। सर, मुंबई से रिलेटेड सवाल ये है कि बीएमसी का सर जो बजट है वो 30,000 करोड़ का बजट है, और लोग कहते हैं कि काफ़ी सारी धांधली घोटाला हमें देखने को प्राप्त होता है। रिसेंटली सर, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सीएसटी में फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हुआ है, लास्ट ईयर अंधेरी में जो हुकले ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ, उसके बाद एलिफेंट रोड में जो सिंगरी का मसला सामने आया। अगर सर 30,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट बीएमसी को होता है, तो ठीक प्रकार से वो यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता है? कभी बारिश होती है तो सड़कें खराब हो जाती है, पूरा मुंबई है पानी में डूब जाता है। सर, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा कि 30,000 करोड़ का बजट है और ये बीएमसी ये पैसा कहाँ खर्चा कर रही है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट, बट येस, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है ब्रिज कोलैप्स की अंजुमन इस्लाम के बाहर, ये बहुत ख़राब घटना थी, और जो स्टाफ है जो ये ब्रिजों को इंस्पेक्ट करता है और जो अपनी रिपोर्ट देता है और सर्टिफाई करता है कि ब्रिज यूज करने लायक हैं, तो सर्टेनली एज अ सिटीजन ऑफ मुंबई
मैं कहूँगा बीएमसी से, मैं कहूँगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कि इन स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जल्दी जेल भेजने का काम करे, और इनके ऊपर जो केस चलेगा क्रिमिनल वो फास्ट ट्रैक चले और इनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। इससे ये होगा कि दूसरे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से हमारी पब्लिक की ज़िंदगी खतरे में हो सकती है, वो लोग सुधरें और वो लोग ईमानदारी से काम करें। जी सर, अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे कांग्रेस लीडर का इंटरव्यू लिया था, तो आप नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका गढ़ भी माना जाता है। तो सर लोगों का कहना है कि जो पूनम महाजन जी जो बीजेपी की खासदार है वो जीत के आई, तो ईवीएम की वजह से जीत के आए। ईवीएम में बहुत सारा मैल फंक्शनिंग है, इसके वजह से वो जीत के आए। ये तो प्रिया दत्त को क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता है। इसको सर आप कैसे देखते हो? आपको लगता है ईवीएम में घोटाला है? इसमें आप मुझे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इस सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस हारती है तो कहती है कि ईवीएम में घोटाला है, और जब कांग्रेस जीतती है तो फिर वो क्यों ये नहीं कहती कि हाँ ईवीएम में घोटाला तो और हम कैसे जीते। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, और जो ईवीएम्स है उनको स्क्रूटिनाइज किया गया है, और ये तो सबको मालूम है, और मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में घोटाला है। रही बात पूनम महाजन जी की, तो पूनम महाजन जी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्हें फिर नॉमिनेट किया गया है हमारी सीट के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि क्योंकि उन्होंने इतना हार्डवर्क किया है और उन्होंने ये क्षेत्र में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और लोगों से मिली हैं, लोगों का काम किया है, तो फिर यहाँ से ज़्यादा बहुमत से जीत के आएंगे। रही प्रिया दत्त जी की बात, मैं उनके साथ भी बहुत क्लोजली एसोसिएट हुआ हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो जो उनके जो इलस्ट्रियस फादर थे सुनील दत्त जी, जिनकी हम आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके रोल में पूरा नहीं उतरी। वो उन्होंने वो जो फैमिली का नाम होता है, जो फैमिली का काम होता है, वो बराबर नहीं कर पाई। इसकी वजह से जहाँ पर वो 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीती थी, वहाँ लास्ट इलेक्शन में वो 1 लाख वोट से ज़्यादा से हारी है। तो उन्होंने अपनी फैमिली का नाम खराब किया है, और उन्होंने मैंने उनको सजेशन काफ़ी दिए कि आप ये करो हमारी पब्लिक के लिए, आप अपने क्षेत्र की पब्लिक के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये बात का। इसका खामियाजा उन्होंने भुगता है, और अभी जो इलेक्शन आएंगे आप देखेंगे कि अब फिर ये एरिया की जो पब्लिक है ये प्रिया दत्त जी को हराने का काम करेगी, और पूनम महाजन जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करेगी। जी सर, 2014 के इलेक्शन से पहले ये माना जाता था कि जो भी माइनॉरिटीज़ के वोट है ये हमेशा कांग्रेस को पड़ते थे, परंतु बैंड्रा बैच का एक उदाहरण ले गए कि खालिद बाबू कुरैशी तब बीजेपी ज्वाइन किया, तो जितने भी माइनॉरिटीज़ के वोट थे वो बीजेपी को चले गए। तो आपको लगता है जो कैलकुलेशन है कि माइनॉरिटीज़ वोट हमेशा बीजेपी को जाती है, और जो 2014 में गिरी है वो 2019 में वापस दोहराएगा? देखिए, मैं इसमें अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बेशक मेरी अच्छी यहाँ पे फॉलोइंग है। जो ये हमारा जो नॉर्थ सेंट्रल की जो सीट है, यहाँ पर काफ़ी कुरैशी हैं, काफ़ी अंसारी लोग हैं, काफ़ी हमारी यूपी के लोग हैं और माइनॉरिटीज़ हैं। बेसिकली मैं इन सब लोगों के साथ फेवरेट हूँ, पर मैं हमेशा सेक्युलर रहता हूँ और मैं सब लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। मेरे साथ आपकी दुआ से काफ़ी लोग हैं, और मैं जो भी मेरी पार्टी बीजेपी के लिए कर पाया वो मैं करता हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। बांद्रा क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ के हमारे एमएलए एडवोकेट आशीष शेलार जी हैं, और मैं उनकी लीडरशिप में पार्टी के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पे लोग मेजॉरिटी के हों के माइनॉरिटीज़ के हों, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल हैं, लोगों के काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों का बहुत काम करते हैं। और इसी चीज़ की वजह से हम उनके साथ जुड़े, और मेरे पूरे माइनॉरिटी जो भी मेरे साथ है और जो भी मेरे मेजॉरिटी के लोग हैं, अगर वो जो मेरे साथ हैं, सब आशीष जी के सपोर्ट में हैं, और हम आने वाले इलेक्शन में आशीष जी को फिर से आमदार बना के जिता के लेंगे। जी सर, एक आकलन किया जा रहा था कि अगर ये सीट सीट आशीष शेलार जी को दिया जाता था, अगर वो जीत के आते थे तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे। उनका जो बैंड्रा वेस्ट असेंबली का सीट है ये खाली होता था, और खालिद बाबू कुरैशी यहाँ से एमएलए चुनाव लड़ते थे। सर अभी तो फिलहाल तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट पूनम महाजन जी को दिया गया है, तो आशीष शेलार जी एमएलए लड़ेंगे। तो आपको कहाँ पर देखते हैं? आप एमएलसी में देखते कि
आने वाले समय में हम देखेंगे कि मुंबई की कहीं ना कहीं सीट से आप एमएलए कंटेस्ट करेंगे? मैं इसके बारे में आपको नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि आशीष जी एमपी लड़ेंगे, और ये मैंने तो ऐसी सुनी नहीं है। बाकी मैं बीजेपी का लॉयल सोल्जर हूँ, और आने वाले इलेक्शन में जहाँ से भी पार्टी अगर चाहेगी और समझेगी कि मुझे वहाँ से कॉन्टेस्ट करना है, तो बेशक मैं उसके लिए हाजिर हूँ। नहीं तो मैं एक ऑर्डिनरी सोल्जर होके जो भी कैंडिडेट जिधर भी है मैं उनके लिए काम करूँगा, मेरी पार्टी के लिए। जी सर, आखिर में अभी 29 अप्रैल को मुंबई के तमाम रहवासी अपना कीमती वोट देने जाएंगे, तो अब जनता को क्या संदेश देना चाहोगे कि जिस तरह से वोटिंग के पहले दिन जिस तरह से बिरयानी बांटा जाता है, दारू बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, तो जनता क्या देखकर अपने प्रत्याशी को वोट करे? प्रत्याशी को देकर वोट करे, पक्ष को देखकर वोट करे, पक्ष की विचारधारा को देकर वोट करे, कि क्या देकर वोट करे? नहीं, बेशक जनता को प्रत्याशी तो देखना ही चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि वो पार्टी को देखे, यानी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देखे, हमारी विचारधारा को देखे, हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनको देखे, उनके काम देखे। उन्होंने जो कांग्रेस ने 65 इयर्स जो रूल किया हिंदुस्तान पे, और जो हिंदुस्तान को हमेशा पीछे रखा है, आगे बढ़ने नहीं दिया, तो आप देखोगे पिछले 5 साल में मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इतने डेवलपमेंट के काम किए हैं उन्होंने, और इतना हिंदुस्तान के जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रहती थी, तो आज आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके कोई भी विदेश देश में चले जाओ तो आपकी अच्छी इज्जत होती है और आपको अच्छा सम्मान मिलता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो हमारी पार्टी ने सबका साथ सबका विकास जो लेके चली है, तो आप हमारी पार्टी को वोट करें और नरेंद्र मोदी जी को फिर से हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाएं। सर, आखिर में जाते जाते 2 चेहरे के ऊपर कंटेस्ट हो रहा है, एक नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी। इनमें से 2 में से कोई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो राहुल गांधी जी पर क्या कमेंट रहेगा आपका? कैसे आप उनको देखते हो? मुझे तो ये पता ही नहीं है कि अभी तक के राहुल जी पीएम कैंडिडेट हैं भी कांग्रेस से। ऐसी तो कोई खबर टीवी और न्यूज़ चैनल पे नहीं चली है, और अगर चली भी है तो मैं कांग्रेस वालों को बोलूँगा कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कि आप ने ऐसा डिसीजन लिया कि जो आदमी एक कभी ज़िंदगी में कॉरपोरेटर नहीं बना है, जो आदमी को एक सोशल सर्विस क्या होती है बेसिक लेवल पे नहीं मालूम है, और जो आदमी को फाइनेंस का ज्ञान नहीं, जो आदमी को टूरिज्म का ध्यान नहीं, जो आदमी को कोई चीज़ चलाने का ध्यान नहीं, आप उसको अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो अल्लाह ही बचाए फिर इस देश को, अगर ऐसा हुआ तो। धन्यवाद सर कि आपके कीमती समय में से हमें इस इंटरव्यू के लिए समय दिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी, जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदस्य भी है और बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर भी है। और जैसे बीजेपी पर एक स्टिग्मा लगाया गया है कि वो एक कम्युनल पार्टी है और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, परंतु तभी आप मुंबई में कदम रखोगे तो खालिद बाबू कुरैशी जैसे एक बड़े लीडर है मुस्लिम बिरादरी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है, और जिस तरह से वो महाराष्ट्र और मुंबई में कार्य कर रहे हैं, ये दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ एक हिंदू पार्टी नहीं है, एक हिंदू विचारधारा वाली पक्ष नहीं है, परंतु वो भी एक सेक्युलर पक्ष है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके फ्यूचर राजनीति के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। तब तक लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।